नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में पर्यावरण विषय में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के हल और उसके व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ए. अनुमान लगाने का कौशल, बी. लेखन कौशल, सी. संप्रेषण कौशल, डी. मापने का कौशल। तो देखिए, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखना और मौसम को दर्ज करना या उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। देखिए, अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसकी मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। ए. बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बी. बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, सी. मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं की समझ कैसे विकसित की जा सकती है? तो बाजार के रोल प्ले के माध्यम से, या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस के भ्रमण के द्वारा, या फिर मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ए. पेड़ पौधे जीव जंतु, बी. रिश्ते नाते संस्कृति, सी. मकान सड़कें पूजा स्थल, डी. उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, पेड़ पौधे जीव जंतु ये कौन से पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक घटक। और रिश्ते नाते संस्कृति ये कौन से पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे? मानवीय पर्यावरण, या इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। और सी. मकान सड़कें पूजा स्थल, ये भी क्या है? ये भी मानवीय पर्यावरण या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अंतर्गत ये तीनों ही बिंदु शामिल रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी. उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण जो है को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक तो है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों आते हैं। जैसे जैविक घटक में आप आ जाएंगे आपके पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सारे जैविक घटक में आ जाएंगे। और अजैविक घटक में जैसे सूर्य, प्रकाश, ताप, पृथ्वी, भूमि, जल, वायु, ये सब क्या है? अजैविक घटक, या इसी को क्या बोल सकते हैं? भौतिक घटक, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। और जो ये मकान सड़कें पूजा स्थल रिश्ते नाते संस्कृति, ये किस में आ जाएंगे? मानवीय पर्यावरण, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध जो है किससे है? शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? देखिए, क्या बोला है? क्या नहीं करेंगे। ए. बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसको तो हम लोग करेंगे कि बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, है ना। और हमको क्या देखना है कि हम लोग बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए क्या नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे देखना है ना। तो इसको करेंगे तो ये होगा, ये गलत आंसर होगा। बी. उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ये भी करेंगे बच्चे के साथ। सी. उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखे, तो ये भी करेंगे सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए। डी. उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, तो ये हम लोग सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए नहीं करेंगे कि उन्हें सही उत्तर जो है
अच्छी तरह समझा देंगे। उनको क्या करना है, सीखने के अवसर प्रदान करना है। सीखने के अवसर प्रदान करना है का मतलब कि उनको स्वयं से कुछ सीखने के अवसर देना है, स्वयं से कुछ करने के लिए अवसर देना है। ठीक है, तो यदि हम लोग सही उत्तर को उसको बता देंगे तो उसको जो सीखने का अवसर जो है वो नहीं मिलेगा, उसको हम ही सिखा दिए, है ना। तो बच्चे को स्वयं से सीखने का अवसर जो प्रदान करना है उसके लिए ये क्या नहीं करेंगे हम कि उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह नहीं समझाएंगे, है ना। बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले बच्चे को क्या करना है, सीखने के अवसर प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए इसका ऑप्शन है ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। देखिए बच्चे को सामाजिकीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है परिवार से। अगला देखते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। देखिए प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, सर्वोत्कृष्ट स्रोत मतलब सबसे ज़्यादा स्रोत कौन सा है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ए दूध, बी मांस, सी सोयाबीन, डी अंडा। तो देखिए दूध भी प्रोटीन का स्रोत है, मांस भी प्रोटीन का स्रोत है, अंडा भी प्रोटीन का स्रोत है और सोयाबीन भी प्रोटीन का स्रोत है। लेकिन इसमें क्या दिया है, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, तो इसका आंसर है सी सोयाबीन। सोयाबीन में क्या है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, ए सीधा, बी उल्टा, सी अनियमित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, क्योंकि जो ऊर्जा स्थानांतरण का नियम होता है 10%, उस 10% के नियम बोलते हैं जिसको किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था। तो उस ऊर्जा स्थानांतरण के नियम के हिसाब से क्या होता है, ऊर्जा का स्तर जो है उत्पादक से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, ये सब में क्या होता जाता है, कम होते जाता है। तो पिरामिड जो है कैसे बनता है, सीधा सीधा पिरामिड बनता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सीधा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, ऊर्जा का पिरामिड इस प्रकार से बना रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सीधा पिरामिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ए समुद्री जल, बी वर्षा जल, सी पर्यावरण, डी हरे पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन है, हरे पौधे हैं। हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और फिर उसको प्रकृति में छोड़ते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन है, हरे पौधे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, वो पौधे जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन है, हरे पौधे। अगला देखते हैं, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है, ए विभिन्न क्रियाएं हेतु सामग्री संकलन, बी ग्रंथालय, सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन ये तीनों ही हैं। देखिए विभिन्न क्रियाएं हेतु सामग्री संकलन, इससे भी बच्चे सीखते हैं। ग्रंथालय लाइब्रेरी से भी बच्चे सीखते हैं। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, इससे भी बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से कौन सा रोग होता है, देखिए धूम्रपान से कौन सा रोग होता है, तो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर बोलते हैं जिसको। अगला देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा
होती है। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 78.09। ये किसकी प्रतिशत है, नाइट्रोजन गैस की। और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, 20.95। जो ये ऑप्शन ए दिया हुआ है वो ऑक्सीजन गैस का है, और इसको लगभग 21 के बराबर होता है, इसलिए ऑक्सीजन को कहीं कहीं भी 21 भी लिखा रहता है, लेकिन ये 20.95 होता है। अगर आप SCERT की बुक में देखेंगे तो 20.95 मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। आर्गन की मात्रा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आर्गन की मात्रा कितनी होती है, 0.93%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन बी रतौंधी। ऑप्शन बी जो रतौंधी है वो कौन से रोग, किसी विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन ए रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। और ऑप्शन सी स्कर्वी वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। उसी प्रकार देखिए विटामिन ये डी ऑप्शन क्वासियोकर लिखा है, ये किसकी कमी से होता है, ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन की कमी से ही एक और रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैरामस, ऐसे इस टाइप का कुछ नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। देखिए जब रेस्ट कर रहा होता हो कोई आदमी, तो स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, कितनी होती है, विश्रामावस्था में 72। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 72। देखिए जब दौड़ोगे तो क्या होता है, हृदय का जो धड़कन है वो बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए क्या लिखा है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72 सेकेंड, 72 बार, 72 सेकेंड नहीं 72 बार। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। देखिए प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है, देखिए वनों की कटाई। वनों की कटाई क्या है, देखिए वनों की कटाई, देख वन क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक पर्यावरण, और उसकी कटाई कौन करता है, तो मानव उसकी कटाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकृति और मानव के बीच क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है। तो ये सही है ना, कि अंतःक्रिया का उदाहरण प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण ये तो है। शिकार भी किसके किसके बीच होता है, जीव है ना, जो जंगली जानवर है या जो जीव है ना, उसके भी उसको और मानव शिकार करता है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। निर्माण कार्य भी कौन करता है, मानव करता है। किस पे करता है, तो भूमि पे करता है। तो ये भी क्या है ना, भूमि पे करता है, या फिर कहीं जैसे बांध का निर्माण है तो जंगल में होता है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, और एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, इसलिए वीडियो को लंबा ना हो कह के मैं जल्दी बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। क्या बोला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। देखिए क्या विकास करना है, खोज से संबंधित दक्षता का विकास करना है। तो उसके लिए क्या करेगा, ए पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। अगला देखते हैं, बी ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। सी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। डी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो देखिए खोज से संबंधित दक्षता का विकास करना है, तो यहाँ पे देखिए पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करना, ये खोज कौशल का विकास नहीं करता है, इसलिए ये गलत है। ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे, विद्यार्थी के पसंद करने से
उस पाठ्य वस्तु से खोज की दक्षता विकसित नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत है। अगला देखते हैं, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो उससे जो है विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षता का विकास हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो कौन सा होगा? ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, है ना। जब बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, उस समस्या को हल करने का, स्वयं से हल करने का भावना जागृत होता है। उसके बाद उसको स्वयं से हल करने का कोशिश करता है। उससे क्या होता है, बच्चे में खोज से संबंधित दक्षता का विकास होता है। तो यह था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? आरटीई एक्ट 2009 से लिया गया है कि विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, इसको तो वैसे प्राथमिक शिक्षा में, जो प्राथमिक विद्यालय में इसका छात्र अनुपात है जो 1:30 है, जबकि उच्च प्राथमिक में कितना है? 1:35 है। लेकिन यहाँ 1:35 दिया ही नहीं है, तो इसका क्या होगा आंसर? 1:30 होगा। अब आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरटीई एक्ट के तहत कितने वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो वो है 6 से 14 वर्ष तक के। और यदि कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आयु सीमा कितना है? 18 वर्ष तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, तो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? ए, वर्ष भर गर्मी रहना। देखिए, बी, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, ये तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश का लक्षण नहीं है। साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ये भी नहीं है। ये किसका है? शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। क्या क्या शामिल होना चाहिए? देखिए, जब भी आपको ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम वाला क्वेश्चन आए तो आप एक बार अंग्रेजी को ज़रूर पढ़ लें। अंग्रेजी को पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि अगर पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या अगर सिलेबस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होगा, अगर इंग्लिश में सिलेबस दिया होगा तो उसका मतलब है कि पाठ्यचर्या मतलब विषय वस्तु। ठीक, और यदि इंग्लिश में करिकुलम दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे करिकुलम दिया हुआ है, ये करिकुलम दिया हो, तो उसका मतलब है कि एक विस्तृत, जैसे कि एनसीएफ है। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, है ना। तो पाठ्यचर्या में क्या है? सारा चीज़ शामिल हो जाता है, जिसमें शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, हमारा जो शिक्षा शास्त्री पद्धति, विधि, विषय वस्तु, सारा चीज़ है इसमें, मूल्यांकन, अवलोकन, है ना। पाठ्यचर्या में क्या होता है? सारा चीज़ शामिल हो जाता है। जबकि पाठ्यक्रम जिसको क्या बोलते हैं? सिलेबस, तो उसमें सिलेबस में क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर क्लास का जो विषय वस्तु है, जो पढ़ाना है, वही सिलेबस रहता है। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी सिलेबस के लिए पाठ्यचर्या लिख दिया रहता है और करिकुलम के लिए क्या लिख दिया रहता है? पाठ्यक्रम लिख दिया रहता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अंग्रेजी को पढ़ेंगे। अगर अंग्रेजी लिखा है करिकुलम तो उसका मतलब है कि सारा चीज़ उसमें शामिल हो जाएगा। और यदि लिखा है सिलेबस, तो सिलेबस के अंदर क्या आता है कि एक विशेष कक्षा का जो पढ़ाया जाना है विषय वस्तु, वो सिलेबस के अंतर्गत आता है। और पाठ्यचर्या में क्या आता है? पाठ्यचर्या एक पाठ्यक्रम या सिलेबस करिकुलम का एक भाग है। इस अर्थ ऐसे समझ लीजिए कि सिलेबस जो है करिकुलम का एक भाग है। करिकुलम में बहुत सारा चीज़ शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, द करिकुलम ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड्स,
है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए क्या ऑप्शन क्या दिया है, बच्चों के अनुभव, तो बच्चे को अनुभव भी पाठ्यक्रम में शामिल होता है। बी स्कूल का वातावरण, तो स्कूल का वातावरण भी क्या होता है, इसमें शामिल होता है। सी उपयुक्त पाठ्यक्रम, तो ये यहाँ पे लिखा है देखिए ना, सुटेबल एप्रोप्रिएट सिलेबस, तो ये पाठ्यक्रम भी क्या होता है, पाठ्यचर्या में शामिल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो फिक्स है, चाहे बाल विकास में आए, चाहे मैथ में आए, चाहे इसमें आए, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है ना। तो पाठ्यक्रम को एक बार और बता दे रहा हूँ कि पाठ्यक्रम नहीं मतलब करिकुलम में सिलेबस शामिल है। करिकुलम में सारा चीज़ आ जाता है, जो स्कूल से संबंधित गतिविधियाँ, स्कूल की शिक्षण पद्धति, टीचर और उसके विषय वस्तु, मूल्यांकन का तरीका, ठीक है, और उसका जो हमारा शिक्षा नीति, ये सारा चीज़ आ जाता है किसमें, करिकुलम में, ठीक है। जबकि पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, सिलेबस एक किसी भी कक्षा का पाठ्यक्रम जो विषय वस्तु होता है वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, देखिए इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना। ऑप्शन दिया है कि सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो देखिए बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, ए जीन पियाजे और एलेन वायगोत्स्की, है ना। देखिए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और एलेन वायगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, एलेन वायगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए इसको याद रखिएगा, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, जीन पियाजे और एलेन वायगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। इससे भी एक न एक क्वेश्चन फिक्स है कि पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण और उसके घटक से संबंधित क्वेश्चन फिक्स है ना। हर क्वेश्चन में जितना भी आज तक टेट हुआ है, सीजी टेट हो और यहाँ तक जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है उसमें, तो इसमें से क्वेश्चन फिक्स है। और देखिए सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है, केवल सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ये दो ठो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसमें, बाकी सिलेबस सेम ही है। तो क्वेश्चन भी देखिएगा, आप पिछले साल के क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, दोनों का क्वेश्चन जो है सेम है ना। तो देखते हैं इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है, ए सभी जीव, बी भू आकृतिक कारक, सी जलवायुवीय कारक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए सभी जीव प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, भू आकृतिक कारक ये भी आते हैं, है ना, और जलवायुवीय कारक ये भी आते हैं। तो ये इसमें क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक सभी हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जो है अभी कुछ दिनों में, जैसे एक हफ्ते तक ऐसे वीडियो डालूँगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है, उस टॉपिक से अगर उस टॉपिक को पढ़ लिए तो उसमें से क्वेश्चन फिक्स है ना। कोई आपका जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा टाइम देंगे तो वो आपका वेस्ट नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, है ना। उसमें से क्वेश्चन फिक्स है उस टॉपिक से, और वो बताया रहूँगा उसमें से जहाँ तक है उसी में से आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग मेरा अगला वीडियो भी मतलब इग्नोर मत कीजिएगा, है ना, उसमें आप भी लोगों का फ़ायदा है। अब देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ए बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है,
बी इससे बच्चों का आनंद आदायी कौशल परिमार्जित होता है, सी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, डी विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। तो क्यों महत्व देना चाहिए? यहाँ पे देखिए ऑप्शन, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है ना। ये तो ठीक है, लेकिन जो है अच्छा मतलब उपयुक्त, एकदम से उपयुक्त कारण नहीं लग रहा है। दूसरा क्या दिया है देखिए, इट इम्प्रूव्स द लैंग्वेज स्किल ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया है, इससे बच्चों का भाषाई कौशल परिमार्जित होता है, मतलब बच्चों के भाषाई कौशल जो है इम्प्रूव होता है। तो ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, तो अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है ना। लेकिन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए बोला है, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यकृत, लीवर के द्वारा क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, और वृक्क क्या करते हैं? उस यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, इसका सही आंसर क्या है? यकृत है। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है। 2011 में जब दिलाया था मैं, उस समय डीएड कर रहा था, उसी समय का है ये। तो देखिए उसमें आंसर जो है व्यापम में बी को दे दिया था, गलत दे दिया था उसमें, है ना। जबकि उसको आप देखेंगे तो उसका आंसर जो है यकृत ही है ना। तो जैसे कि कोई और वीडियो बनाए होंगे उसमें आप मतलब कंफ्यूज होंगे, अगर वो बताया होगा कि व्यापम मॉडल आंसर बी दिया है तो फिर उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इसका आंसर जो है ए है, यकृत है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से लगभग हर साल एक आया ही है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो देखिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? 10% भाग होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था लिंडमान ने। कहीं कहीं पे उसको लिंडमैन भी लिखा होता है, इसको कौन दिया था? लिंडमैन या लिंडमान, है ना। तो ये क्या होता है कि एक स्तर मतलब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की स्थानांतरण मतलब कुल ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होते रहता है। जैसे कि उत्पादक स्तर में अगर कुल ऊर्जा मान लीजिए 100 जूल है, तो उत्पादक स्तर में 100 जूल है। जैसे पौधा है, पौधा के पास 100 जूल का ऊर्जा है, तो वो जो है प्राथमिक उपभोक्ता में वो कितना स्थानांतरित होगा? तो 100 जूल का 10%, मतलब 10 जूल जो है प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगा। अब जो है प्राथमिक उपभोक्ता के पास 10 जूल है, तो उसका जो है कितना प्रतिशत स्थानांतरण होगा द्वितीयक उपभोक्ता के पास? 10 जूल का 10%, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितना पहुंचेगा? 1 जूल। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, हर एग्ज़ाम में, जो CGTET के एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं जो है बस 2000 ये जो अभी पिछले बार हुआ 2022 उस एग्ज़ाम को बस नहीं दिलाया हूँ, उसके पहले सारा एग्ज़ाम दिलाया हूँ 2011 से लेकर 2011, 14, 16, 17, 19, है ना। तो देखा हूँ मैं सारे एग्ज़ाम, सारे CGTET में, है ना, ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब 10% के जो नियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही हुआ है। तो अगला देखते हैं, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ए अनुभव, बी अवधारणा का बनना, सी अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की आवश्यकता होती है, सही है। अवधारणा का बनना, इसकी भी आवश्यकता होती है। अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन दिया है ए नीली हरी शैवाल, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, डी वायरस। तो ये कौन करता है वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? नीली हरी शैवाल। और एक और है, जो मटर के जड़ में जो मटर के जड़ में जो पाया जाता है वो ऐसा जीवाणु है, वो राइजोबियम क्या करता है? वो भी क्या करता है? वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। देखिए सामाजिक बुराइयों का उदाहरण कौन कौन सा है? तो बाल विवाह है, दहेज भी है, बाल श्रम भी है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देखिए, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ए गतिविधि आधारित कक्षा। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर क्या है? गतिविधि आधारित कक्षा। अब यही व्यापम जो है इसी आंसर को लिया था, गतिविधि आधारित कक्षा को, इसलिए मैं पहले डी को लगाया था। तो जब एग्ज़ाम दिलाया था उस समय डी को दिलाया था, लेकिन डी को लगाया था, लेकिन इसका आंसर ए लिया गया है, गतिविधि आधारित कक्षा को लिया गया है। अगला देखते हैं, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ठीक है, क्या लिखा है? टू डेवलप द सोशल बिहेवियर इन चिल्ड्रन विच इज द बेस्ट एफर्ट। ठीक है, तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? लिखा है ना, सर्वोत्तम शब्द को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है ए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, बी अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, है ना, सी बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, डी विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो देखिए सामाजिक भावना का विकास करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? तो इसको दिया हुआ है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, है ना, इसको आंसर लगा हुआ है, इसलिए वो मार्कर से ठीक है। पहले दूसरे को डी को लगा दिया था मैं, है ना, तो ये जो है सी ऑप्शन सही है इसका। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो और बताने का तरीका समझ आता होगा, है ना, तो उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जब भी करूँगा तो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे करूँगा, और ज़्यादातर मैं जो है SCERT की बुक से लेके करूँगा, है ना। तो जिससे जो है प्राथमिक लेवल का जो पेपर 1 है उसका जो क्वेश्चन आता है वो वहीं से आता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। आप लोगों को मतलब मेरे प्रत्येक वीडियो से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मतलब श्योर है फ़ायदा ज़रूर होगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।